नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका यूपीएससी इंसैट संतोष गांवदे में। जैसे आप सभी को पता है कि हम लगभग 30 सालों के पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं और लगभग इस जर्नी में अभी तक हमने पॉलिटी इकोनॉमी इस टॉपिक की पूरे पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया और अब हम इन्वायरमेंट की पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं, जहाँ पर अब हम लास्ट क्लास में पहुँच चुके हैं। आज हम लगभग यहाँ पर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव, फिर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, इनके पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे हैं। तो फिर अगर आपने पिछले वाले क्लास नहीं देखे हैं तो फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी सारी आपको लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक को क्लिक करके पीडीएफ का भी एक्सेस प्राप्त कर सकते हो और क्लासेस का एक्सेस भी वहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम आज इन टॉपिक को जल्दी शुरुआत कर देते हैं। देखिए 2025 में इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट लगभग इससे 3 से 4 क्वेश्चन आए थे और रिन्यूएबल एनर्जी इस टॉपिक से लगभग 3 क्वेश्चन आए थे। तो उन्हीं क्वेश्चन को एक बार देखते हुए हम आज के टॉपिक हमारी शुरुआत कर देते हैं। देखिए 2025 का हमारा ए सेट का 32वां क्वेश्चन ये था कि 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में COP28 में भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य पर घोषणा पर हस्ताक्षर करने से परहेज किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है COP28 जलवायु और स्वास्थ्य पर घोषणा एक बाध्यकारी घोषणा है। यदि इस पर हस्ताक्षर किए जाते तो स्वास्थ्य क्षेत्र की डिकार्बोनाइज करना अनिवार्य हो जाता है। देखिए कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। यदि भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के डिकार्बोनाइज किया जाता है तो इसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की लचीलापन लचीलापन से मतलब क्या लचीलापन से समझौता हो जाता। देखिए इन क्या कहते हैं यहाँ पर लगभग देखिए इसमें से दूसरा कथन जो है वह गलत है और तीसरा कथन भी यहाँ पर गलत है। केवल एक कथन यहाँ पर सही है। अगर हम इन क्वेश्चन का एक्सप्रेशन देख ले तो इसका एक्सप्रेशन यह है कि COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत ने जलवायु स्वास्थ्य घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और भारत का यह तर्क था कि स्वास्थ्य क्षेत्र में शीतलन के लिए उपयोग की जाने वाली गैसों जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा पर एयर कंडीशनर एसी वगैरह में को कम करना भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अल्पकाल में ही कठिन हो जाता। इसी कारण जो पहला कथन है वो हमारा गलत मतलब एक्चुअल गलत है, सही है। मतलब हमारा एक्चुअली भारत का इंडिया का वहाँ पर स्टैंड ये था कि अगर हम जो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो एसी वगैरह यूज़ करते हैं उनमें हम हमारी निर्भरता अगर घटा देंगे, उसको कम करेंगे तो फिर वो हमारे लिए एकदम से कम करना उसको थोड़ा कठिन है। हम उसको चरणबद्ध तरीके से कम करने का प्रयास करेंगे। इसी कारण एकदम से उसको कम करने के ऊपर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था और ये जो घोषणा थी वह बाध्यकारी नहीं थी, वह गैर बाध्यकारी थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तरह ये घोषणाएं आमतौर पर स्वैच्छिक प्रतिबद्धता होती है, न कि कानूनी रूप से अनिवार्य नियम होता है। इसलिए घटना जो है बाध्यकारी नहीं थी। फिर स्वास्थ्य क्षेत्र जो डिकार्बोनाइज की यहाँ पर बात की गई थी उसका यह था, मतलब डिकार्बोनाइज का अर्थ यह होता है कार्बन उत्सर्जन को कम करना। इसका लक्ष्य था स्वास्थ्य प्रणाली के लचीलापन को बढ़ाना, न कि उसे कम करना। हरित ऊर्जा और बेहतर कचरा प्रबंधन से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक टिकाऊ और स्वच्छ बनती है। यह कहना इससे समझौता हो सकता है कि एक व्यक्ति पर एक नकारात्मक दृष्टिकोण है जो इस अंतर्राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य नहीं था। इसे कारण जो इस हमारे क्वेश्चन का आंसर है वो डी है। वहाँ पर नहीं कथन दूसरा सही था, नहीं तीसरा सही था, केवल एक कथन सही था, वो पहला कथन यहाँ पर सही था। अब देखिए वो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछने का पीछे का क्या कहते कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्योंकि COP28 और COP2030 तक का एक सफर है और COP28 दुबई में 2023 में हुआ था और एक विशिष्ट घटना पर आधारित है। लेकिन वर्तमान में यह चर्चा COP29 बाकू में जो हुआ था 2024 में और आगामी 2030 में जो होने वाला है COP30 ब्राजील 2026 में होने के कारण एक महत्वपूर्ण ही बन गया था। और भारत का यहाँ पर स्टैंड यह था कि भारत ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किया क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में शीतलन के लिए उपयोग की जाने वाली गैसों को कम करने की बात थी। भारत का यह तर्क था कि हमारे जैसे गर्म देश में अस्पतालों में निर्बाध कूलिंग एसी या रेफ्रिजरेटर जीवन रक्षक है, इसलिए इसे अचानक से कम करना संभव नहीं है। अभी वर्तमान कंडीशन क्या है कि भारत ने अपनी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र को अधिक लचीला
बढ़ाने पर काम कर रहा है, न कि उसे किसी बाहरी दबाव के बाध्यकारी रूप से डिकार्बोनाइज करने पर है। यह हमारा अभी करंट का स्टैंड है। चलो नेक्स्ट हमारा दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, जो 34वां क्वेश्चन था। यहाँ पर कथन है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 अक्सर सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चर्चाओं में चर्चा का विषय रहता है। जी बिल्कुल सही। जलवायु परिवर्तन एक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 कार्बन बाजारों के सिद्धांत को निर्धारित करता है। जी नहीं, वो कार्बन बाजार को सिद्धांत को यहाँ पर निर्धारित नहीं किया जाता है, सॉरी निर्धारित किया जाता है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 अपने जलवायु लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अंतर्देशीय गैर बाजार नीतियों को बढ़ावा देने का इरादा रखता है। देखो ये तीनों कथन सही है और उसमें से दोनों कथन भी कथन एक की व्याख्या करते हैं। इसी कारण हमारा जो आंसर हो जाएगा ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगर इसकी व्याख्या हम देखें कि अनुच्छेद 6 पेरिस समझौते का अंतिम हिस्सा था जिस पर सहमति बनी थी, इसलिए यह वैश्विक चर्चाओं का केंद्र रहा था। दूसरा कथन भी सही है क्योंकि आर्टिकल अनुच्छेद 2.4 और 2.2 विशेष रूप से कार्बन बाजारों से संबंधित है, जहां देश उत्सर्जन कटौती का व्यापार कर सकते हैं। और तीसरा कथन भी सही है, उसका अनुच्छेद 6.8 गैर बाजार दृष्टिकोणों जैसे कर तकनीकी सहायता की बात करता है, जहां व्यापार के बिना सहयोग किया जाता है। चूंकि अनुच्छेद 6 में बाजार और गैर बाजार दोनों तंत्र शामिल है, इसलिए दोनों ही इस वैश्विक चर्चा का मुख्य कारण था। और अब ही क्वेश्चन पूछने के पीछे का तर्क क्या था, करंट में चर्चा में ये पॉइंट रहा था, क्योंकि अनुच्छेद 6 वर्तमान जलवायु कूटनीति का सबसे हॉट टॉपिक है। COP29 बाकू 2024 में इसकी बड़ी जीत हुई थी और लगातार वर्ष के इंतजार के बाद COP29 में अनुच्छेद 6.4 वैश्विक कार्बन बाजार के मानकों पर देशों के बीच सहमति बनी थी। और यह एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि अब संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में एक आधिकारिक कार्बन क्रेडिट बाजार शुरू हो सकेगा। और उसमें भारत का स्टैंड यह था कि भारत 2025-26 में भारत ने अपना कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम विकसित किया था। वर्तमान भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है ताकि अपने अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों के लिए विदेशी निवेश जुटा सके। अब चर्चा में क्यों रहा था, क्योंकि चर्चा में इसलिए रहा था वर्तमान में चर्चा में इसलिए क्योंकि डबल काउंटिंग को रोकने पर, यानी एक ही उत्सर्जन कटौती को दो देश अपने लक्ष्यों में नहीं गिन ले, 2026 तक इस बाजार के पूरी तरह सक्रिय होने की उम्मीद यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर बढ़ते हैं। नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब, और इस क्वेश्चन तक यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने एशिया और प्रशांत के लिए प्रकृति समाधान वित्त हब लॉन्च किया है। तो देखिए इसे जो लॉन्च किया है वो एशिया डेवलपमेंट बैंक ने इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य जो है, इस हब को जैव विविधता को संरक्षण और प्रकृति आधारित समाधानों में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए इसे बनाया गया है। वर्तमान का अगर इसका लिंक देखा जाए तो वर्तमान में एशियाई विकास बैंक का लक्ष्य जलवायु वित्त के लिए $100 बिलियन जुटाना है। यह हब विशेष रूप से तटीय लचीलापन और सतत कृषि जैसे परियोजनाओं पर केंद्रित है, जो भारत जैसे देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस 2025 का। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता को नुकसान से निपटने के लिए किस संगठन ने नेचर रिस्टोरेशन लॉ लागू किया है। तो देखिए यह यूरोपीय संघ ने इसको लागू किया है। अब इसका देख लिया जाए, यह दुनिया का पहला व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य 2030 तक यूरोपीय संघ के कम से कम 20% भूमि और समुद्री क्षेत्रों को बहाल करना है। अगर इसका लिंक देखें, यह कानून वर्तमान में लागू हो चुका है और वैश्विक स्तर पर एक मिसाल पेश कर रहा है। भारत में इस कानून के प्रभाव को देखते हुए प्रकृति की बहाली और सतत कृषि पर चर्चा तेज हो गई है, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मानदंडों के संदर्भ में। तो देखिए ये लगभग 2025 के क्वेश्चन थे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसके संबंध में पूछे गए थे। तो आप हर एक साल में से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो फिर आपको इस टॉपिक को और गौर तरीके से जो करंट इवेंट हो रहे हैं उनको आपको देखना होगा। तो चलिए अभी इसी टॉपिक के 2024 के हम क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। दो 2024 का पहला क्वेश्चन यह था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संसद ने हाल ही में नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है। जी
बिल्कुल सही दी है। एक्चुअल में मतलब ये एक्ट की मंजूरी इसलिए दी गई है, लगभग यहाँ पर क्या कहते हैं, सौर पैनल, पवन, स्टील, सॉरी पवन स्टील नहीं, टरबाइन, बैटरी, हाँ, उसके बाद हीट पंप से बनने वाली जो इसको उपयोग करके जो अपना उत्पाद बनाती है, उसी को नेट जीरो इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, इसी कारण ये पहला कथन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। यूरोपीय संघ 2040 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने का इरादा रखता है, इसलिए उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ तकनीक विकसित करने का उसने लक्ष्य रखा है। जी देखिए, उसने उस समय तक अपनी स्वच्छ 2040 तक उसने 15% अपना जो ये होता है उसको उससे जो होता है उसको कम करने का उसने लक्ष्य रखा है, जो अभी चल रहा है। इससे क्रम दूसरा कदम यहाँ पर गलत होता है और हमारा जो आंसर है वो सी यहाँ पर सही हो जाता है। इंस्टीट्यूट स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप जो वैश्विक इंस्टीट्यूट स्पीशीज डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है। मतलब देखिए, ये जो संगठन है, यह जो आक्रामक प्रजाति होती है, आक्रामक प्रजातियों के डेटाबेस का विकास करता है और उसका रख रखाव करता है। तो यह जो काम करता है, यह प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक संघ है, यह इसके द्वारा काम किया जाता है। कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सबसे व्यापक उपकरणों में से एक होने की संभावना है। कार्बन बाजार इसका फिर दूसरा कदम यहाँ पर दिया गया है, कार्बन बाजार संस्थानों को निजी क्षेत्र से राज्य में स्थानांतरित करता है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में कार्बन बाजार जा रहा है, इसी कारण इसमें व्यापक रूप से प्रतिस्पर्धा होगी, ये इसका सही व्याख्या नहीं करता है। हालांकि दोनों कथन यहाँ पर सही होता है, लेकिन दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या नहीं कर, इससे कारण हमारा जो आंसर हो जाएगा वह बी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। क्योंकि दोनों, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो फिर उससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन में कमी के वादे को निगरानी करता है, वह क्या है। देखिए, वह लगभग एक्चुअल में यह एक क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, यह एक पेरिस समझौता है। ठीक है, यह एक क्या है, पेरिस समझौता है। पेरिस समझौता, इसके तहत जो वादे वगैरह किए गए थे कि हम कोई जो वादे वगैरह किए गए थे राष्ट्र के द्वारा कि कार्बन उत्सर्जन करने के लिए हम इतना इतना प्रयास करेंगे, इस तरीके से प्रयास करेंगे। तो जो राष्ट्रों ने वादे वगैरह किए थे, तो वो वादों वो वादों के ऊपर वो कितने तरीके से खरे उतरे हैं, उन्हीं की वो जांच करता है। तो यह लगभग देखिए अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा बनाया गया एक डाटाबेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क का निर्माण करके उन्हें चलाकर जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। जी बिल्कुल सही। क्लाइमेट ग्रुप के साथ साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने एक वैश्विक पहल EP100 शुरू की। जी नहीं, ऐसे कोई उन्होंने पहल शुरू नहीं की है। EP100 उन अग्रणी कंपनियों को एक साथ लाता है जो उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा करते हुए ऊर्जा दक्षता के नवाचार को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। जी बिल्कुल सही। कुछ भारतीय कंपनियां EP100 के सदस्य है। जी बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 गठबंधन का सचिवालय है। जी नहीं, ये इसका सचिवालय नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। मियावाकी पद्धति क्या है। तो देखिए, मियावाकी पद्धति लगभग ये एक जापानी पद्धति जो पेड़ लगाने की जगह है। यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में छोटे छोटे जंगल का निर्माण करना है। एक्चुअली में अगर मियावाकी पद्धति, अगर इसको थोड़ा एक्सप्लेन दिया जाए, देखिए मान लीजिए यह एक कोई क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र में हम क्या करते हैं, अगर हम मान लीजिए ये हमने इसको बांट दिया 2 भागों में, ठीक है, 2 भागों में भाग दिया। हम एक तरीके से यहाँ पर पेड़ लगाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर पेड़ लगाएंगे, ऐसे रो में, ठीक है, समान समान रो में समान अंतर पर यहाँ पर पेड़ लगाएंगे, एक इस तरीके से।
यह होता है हमारा एक नॉर्मल पद्धति, लेकिन ये जो मियावाकी पद्धति है इसमें एक्चुअल में क्या कर लिया जाता है, यहाँ पर जो पेड़ लगाए जाते हैं ना, यहाँ पर जो पेड़ लगाए जाते हैं इतना मतलब इनको पास 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 बहुत इनको पास पास इतना बहुत हद से तक पास पास उनको पेड़ लगाया जाता है, ताकि एक जंगल इतू सभी सूर्य किरण नीचे जाने की जगह न हो, इस तरीके से जंगल लगाए जाते हैं या पेड़ लगाए जाते हैं। यही एक मेवा की पद्धति है, इस तरीके से इनको कहते हैं मेवा की पद्धति। यूएनपी द्वारा समर्पित कॉमन कार्बन मेट्रिक को निम्नलिखित के लिए विकसित किया गया है। देखिए ये दुनिया भर में निर्माण कार्यों के लिए कार्बन पदचिह्न का एक आकलन करता है, उसी के लिए उसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। यह पहली बार 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के समर्थन में दिया गया था। जी बिल्कुल सही। यह वनों को नुकसान को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन करता है। जी बिल्कुल सही। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा, जी देखिए बाध्यकारी ये घोषणा नहीं है। अगर तीसरा हमारा यहाँ पर कथन गलत होता है तो ये कि हमारा एलिमेंट यहाँ पर ये होगा, ये हो गया। इसका समर्थन सरकारों, बड़े कंपनियों और स्वदेशी समुदायों द्वारा विकसित किया जाता है। जी बिल्कुल सही। भारत इसकी स्थापना के समय हस्ताक्षरकर्ता में एक था। जी नहीं, इसके समय भारत हस्ताक्षरकर्ता में से नहीं था, इससे कारण हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर एक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ एक पहल है जिसे निम्नलिखित द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए ये जो पहल है लगभग यह UNFCCC सचिवालय द्वारा इसको शुरू कर लिया गया है। एक्शन ग्रीन इकोनॉमी PAGIAE के लिए भागीदारी देशों को हरित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण में सही करने के लिए संयुक्त राष्ट्र तंत्र यहाँ उभरा है। कहाँ उभरा है? तो यह सतत विकास और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2012 रियो डी जेनेरो में यह पहल की गई थी। वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही हमें बताना है। यह यूरोपीय संघ की एक पहल है। जी बिल्कुल सही। यह लक्षित विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन को उनकी विकास नीतियों और बजट में एकीकृत करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जी बिल्कुल सही, ये भी सही है। इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान और सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद द्वारा किया गया है। जी नहीं, इसका इनको द्वारा नहीं किया गया, इसी कारण यहाँ पर हमारा जो आंसर है 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाते हैं। अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों को कम करने के लिए जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन देशों के समूह की अनूठी पहल है। जी बिल्कुल नहीं, ये यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसका कथन यहाँ पर गलत होता है क्योंकि यह एक किसकी पहल है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? G20 के देशों के समूह की अनूठी पहल है। जी नहीं, यह लगभग जो ये लगभग गवर्नमेंट, NGO, व्यवसायियों, उसके बाद वैज्ञानिक संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों की यह एक पहल है। तो मतलब ये एक इनकी पहल नहीं है। CCAC मीथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर ध्यान केंद्रित करता है। जी बिल्कुल सही, इसी पर ध्यान केंद्रित करता है और लगभग 2012 में इसको लॉन्च कर लिया गया था। इसका दूसरा कदम यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। वाणिज्य में जीव जंतुओं और वनस्पतियों की व्यापार संबंधी विश्लेषण टैरिफ के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। टैरिफ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक ब्यूरो है। जी नहीं, ये उसके तहत काम नहीं करता। लगभग यह जो है यह विश्व वन्यजीव कोष WWF के तहत यह काम करता है और इसके साथ और एक संगठन है जिसको हम बोलते हैं IUCN के तहत एक काम करता है। टैरिफ का मिशन यह सुनिश्चित करना है
कि जंगली पौधों और जानवरों का व्यापार प्रकृति के संरक्षण के लिए खतरा न बने। जी बिल्कुल सही। जो मतलब बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन पर कोई अगर जीव जंतु चला गया है तो उनको व्यापार को यह प्रतिबंधित कर देता है। इसी का दूसरा कथन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह यूएनईपी और आईएमएफ और विश्व आर्थिक मंच द्वारा आयोजित पहल है। जी नहीं, लगभग देखिए यह केवल यूनाइटेड नेशन पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण कार्यक्रम इनके द्वारा यह पहल चलाई जाती है। ठीक है, मतलब जो आईएमएफ है और विश्व आर्थिक मंच है इनमें ये शामिल नहीं है। यह एक वैश्विक पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करती है। जी बिल्कुल सही। यह एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो निर्णयकर्ताओं को पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के मूल्य को पहचानने, प्रदर्शित करने और पकड़ने में मदद करता है। जी बिल्कुल सही। यहाँ पर दोनों कथन यहाँ पर हमारे सही हो जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। UNREDD प्लस कार्यक्रम का उचित डिजाइन और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकता है। देखिए अब इसका आशय क्या है? ये UNREDD इसका आशय क्या है? यह लगभग वनों की कटाई और वन शरण से उत्सर्जन में कमी, इसके लिए यह काम करता है। ठीक है, तो देखिए अब ये जैव विविधता का संरक्षण करता है। जी बिल्कुल सही। वन पारिस्थितिकी प्रणालियों का लचीलापन लाता है। जी बिल्कुल सही। गरीबी में कमी लाता है। जी बिल्कुल सही। तीनों को तो यहाँ पर हमारे सही हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा ये दिया गया है, कुछ हमें कंजूशन वगैरह दिए गए हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ हो गई हमें वो बताना है। तो अनुलग्नक वन देश मतलब इंडेक्स, क्या बोलते हैं इसको? हाँ इंडेक्स ऐसा कुछ बोलते हैं इनको, कॉम्प्लेक्स वगैरह ऐसा कुछ कहा जाता है। इंडेक्स अनुलग्न वन के देश। देखो ये जो है अनुलग्न वन के देश है ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत बने हुए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ये देश बने हुए हैं, न कि कार्टेशियन प्रोटोकॉल के तहत। प्रमाणित उत्सर्जन कटौती ये नागोया प्रोटोकॉल में फिक्स कर लिया गया था। जी बिल्कुल सही। नहीं ये भी इसमें नहीं फिक्स कर लिया गया था। देखो नागा प्रोटोकॉल में ये फिक्स कर लिया था जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल वगैरह होती है, अगर वह स्थानीय पर्यावरण में कोई भी बाधा वगैरह डालती है, अगर उससे अन्य पौधों कोई लॉस वगैरह होता है तो उसके बारे में आपको बताना होता है। तो नागा प्रोटोकॉल में ये बताया गया था। प्रमाणित उत्सर्जन कटौती इसमें नहीं बताया गया था। स्वच्छ विकास तंत्र का क्योटो प्रोटोकॉल में इसको बनाया गया था। जी बिल्कुल सही। और जो कार्टेशियन प्रोटोकॉल है ये इसलिए बनाया गया था जो हम जीवित संशोधन कहते हैं, जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन के लिए यह सुरक्षित संचालन उपयोग से संबंधित यह पहल थी। इसी कारण केवल 3 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? देखिए यह एक सरकार और व्यापार जगत के नेताओं के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, मात्रा निर्धारित करने और प्रबंधित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेखा उपकरण है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। कभी कभी समाचारों में आने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। यह सतत विकास लक्ष्यों के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। जी बिल्कुल सही। इनकी उत्पत्ति 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में हुई थी। जी नहीं, इनकी जो उत्पत्ति हुई थी ये लगभग 1992 में रियो डी जेनेरियो में UNCD के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इनकी उत्पत्ति हुई थी। पहला कथन सही है हमारा, दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। केवल एक यहाँ पर हमारा सही है। 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए और उसमें से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर इस समझौते पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और यह 2017 में प्रभावी होगा। जी नहीं, सभी ने यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। समझौते का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना है ताकि इस सदी के अंत तक औसत तापमान में वृद्धि पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो। जी बिल्कुल सही। इसमें यही लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया था। विकसित देशों ने ग्लोबल वार्मिंग में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया और जलवायु
परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों की मदद के लिए 2020 से प्रति वर्ष 1000 बिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब 1000 नहीं, उन्होंने लगभग 100 बिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई, लेकिन वो भी उन्होंने पूरे नहीं दी, जिसके कारण यहाँ पर हमारा जो कथन होगा केवल 2, यहाँ पर हमारा कथन सही हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्यों को पहली बार 1972 में क्लब ऑफ रोम नामक विश्व थिंक टैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जी देखिए नहीं, उनको जो ये कहते उनको 1992 में उनको दिया गया था, न कि 1972 में। सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक हासिल किया जाना है। जी बिल्कुल, दूसरा हमारा सही हो जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित इच्छित योगदान शब्द कभी कभी समाचारों में रहता है, तो देखो, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित इच्छित योगदान, यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया के देशों द्वारा बताई गई एक कार्य योजना है। सतत वन परिदृश्य के लिए बायोकार्बन फंड पहल का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो प्रबंधन है वो विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। वन कार्बन भागीदारी सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह सरकारों, व्यवसायियों, नागरिक समाज और स्वदेशी लोगों की वैश्विक साझेदारी है। जी बिल्कुल सही। यह विश्वविद्यालयों, व्यक्तिगत वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में शामिल संस्थानों की स्थायी वन प्रबंधन के लिए पर्यावरण के अनुकूल और जलवायु अनुकूल तकनीकों को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जी देखिए, वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान नहीं की जाती है। यह देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके उनके REDD+ वन विनाश और वन संरक्षण से उत्सर्जन को कम करना प्रयासों में सहायता करता है। जी बिल्कुल सही। 1 और 3 यहाँ पर हमारा कथन सही हो जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ओजोन क्षरण पदार्थों के उपयोग पर नियंत्रण और चरणबद्ध तरीके से रोकने के मुद्दों से ये कौन सा जुड़ा हुआ है? तो देखिए, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यही इससे जुड़ा हुआ है। समाचारों में अक्सर चर्चित रहने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? तो यह सतत विकास लक्ष्यों पर संयुक्त राष्ट्र एक सम्मेलन है। ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अनुकूल और शमन प्रथाओं में विकासशील देशों की सहायता करना ही, यही इसका मेन उद्देश्य या फंड, इसका यही एम है। ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और उसमें से कौन सा कथन सही है, वो बताना है। यह वैश्विक जैव विविधता पर कन्वेंशन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। जी बिल्कुल सही। यह वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। जी नहीं, ऐसा ये नहीं करता है। यह OECD के तहत एक एजेंसी जो अविकसित देशों को उनके पर्यावरण की रक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। जी नहीं, और इसमें 1 और दिन हुई, दोनों कथन, केवल इसमें से एक कथन यहाँ पर सही है, जो पहला कथन है। तो देखिए, लगभग हमने यहाँ पर 2014 तक के क्वेश्चन मेरे पास थे, तो हमने इतने यहाँ तक के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए। 1 सेकेंड। तो यहाँ पर मैं आपको क्या कहते हैं